Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to another lecture of Unit 7 Deformation of Solids. आज के इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ डीफॉर्मेशन इन द सॉलिड्स। इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन को, और इसी में फिर फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को और उसके डिफरेंट टाइप्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, सबसे पहले तो डीफॉर्मेशन इन सॉलिड्स में हम लोग सॉलिड्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। बहुत से स्टूडेंट डायरेक्टली इसी लेक्चर पे आ रहे हैं, तो उनके लिए हमने ये पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि सॉलिड मैटर की वो स्टेट होती है जो कि अपनी शेप को मेंटेन रख सकती है। उनकी डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम होता है, उनमें रिजिडिटी होती है, वो कंप्रेस नहीं हो सकते इजीली। उनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, जिस वजह से वो फ्लो नहीं कर सकते। तो मैटर की ये जो टाइप है या मैटर की ये जो स्टेट है, इसको हम कहते हैं मैटर की सॉलिड स्टेट। बच्चों, सॉलिड्स को डिफाइन करने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ मीन बाय डीफॉर्मेशन इन द सॉलिड्स। बच्चों, जब भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं ना, तो फोर्स लगाने से या तो सॉलिड ऑब्जेक्ट की शेप चेंज होती है, या उनकी लेंथ चेंज होती है, या उनका वॉल्यूम चेंज होता है। कब? व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स। तो बच्चों, ये जो उनकी लेंथ में चेंज आना है, वॉल्यूम में चेंज आना है, या शेप में चेंज आना है, इसको हम बोलते हैं डीफॉर्मेशन। बात समझ में आ गई? जैसे वो एक एज एन एग्जांपल आपको कहता है कि अगर आप एक रबड़ की बाल को स्क्वीज करें तो देखें, पहले हमने हाथों में ऐसे पकड़ी है, अगर हम इसको प्रेस कर लें तो देखें इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। इसी तरह से अगर हम एटॉमिक लेवल के ऊपर देखें, तो जब भी हम किसी वायर को बेंड करते हैं ना, तो उससे दो तरह की डिफॉर्मेशंस आ सकती हैं। या तो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप होंगी, या लेयर्स एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट होंगी। तो यूँ आपके पास जो है वो एटॉमिक लेवल के ऊपर भी डिफॉर्मेशन आ सकती है। तो इसका थीम ये है इस स्लाइड का कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो उससे उसकी शेप, लेंथ या वॉल्यूम चेंज हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीफॉर्मेशन। बच्चों, एक चीज़ ख़ास तौर पर इस पूरी स्लाइड का जो नुक्ता है, जो थीम है, वो क्या है कि ऑब्जेक्ट में डीफॉर्मेशन लाने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है? एक्सटर्नल फोर्स। तो बच्चों, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, डीफॉर्मेशन और फोर्स, इन दो नुक्तों को। अब मैं चलता हूँ अगली स्लाइड पे, और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं जी स्ट्रेस और स्ट्रेन में। पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ मीन बाय स्ट्रेस। बच्चों, ऑब्जेक्ट्स में डीफॉर्मेशन लाने के लिए मैंने अभी क्या बोला था कि किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एक्सटर्नल फोर्स की। तो याद रखें कि उस वही एक्सटर्नल फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट्स में डीफॉर्मेशन काज करती है, वो फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया के ऊपर उस ऑब्जेक्ट को डीफॉर्म करने के लिए हम यूनिट एरिया के ऊपर कितनी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। यानी ये जो स्ट्रेस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो वही अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। मैथमेटिकली देखें तो स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा के सिंबल से। तो डेल्टा यानी स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया एफ डिवाइडेड बाई ए। बच्चों, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता डिस्कस करने वाला हूँ, इसको काइंडली स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो आगे आने वाले टॉपिक है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स, उसका बहुत अच्छे तरीके से वो आपको समझ आ सके। बच्चों, इंपॉर्टेंट नुक्ता क्या है, बात को गौर से समझिएगा। मेरे पास ये एक रबड़ का टुकड़ा है, इतना सा छोटा सा, ठीक है। इसके इस वाले एंड को मैं खींचता हूँ, तो खींच के मैंने ये नीचे ड्रा कर रहा हूँ, इसको मैंने इस पोजीशन से खींच के यहाँ तक जो है वो ला लिया। ठीक है, ये इसकी पहली पोजीशन थी, पोजीशन वन। इस पे मैंने एक फोर्स अप्लाई की इस डायरेक्शन में, और इसको मैं खींच के बड़ा करके इस रबर को मैं यहाँ तक खींच के लेकर आ गया। बच्चों, क्या इस पॉइंट टू से अगर मैं इस रबड़ को छोड़ूं वापस, यानी एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर लूं, मैंने अभी ये रबड़ यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है, ये चीज़ याद रखिएगा कि इस पोजीशन पे इस रबड़ को मैंने पकड़ के रखा हुआ है, खींच के रखा हुआ है। क्या इस पोजीशन के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, यानी पोजीशन टू के ऊपर से अगर मैं अप्लाइड फोर्स हटा दूं, इस रबर को छोड़ दूं, ये इसका ये वाला एंड जो खींच के यहाँ तक आया, ये इधर ही रहेगा या वापस पोजीशन वन की तरफ चला जाएगा? तो यू विल आंसर कि ये वापस पोजीशन वन की तरफ चला जाएगा। बच्चों, ये पोजीशन वन की तरफ मैं पूछूं कि क्यों गया है, कैसे गया है, तो आप क्या आंसर करेंगे? यस, ये मेरा वो नुक्ता है जो कि आपको समझाना चाहता हूँ। बच्चों, याद रखें कि आपने क्या किया, एक आपने अप्लाइड फोर्स अप्लाई की है, बात समझ में आ रही है? एक फोर्स आपने बाहर से लगाई है एक्सटर्नली, जिसकी वजह से आपने इसको खींच के पोजीशन वन से पोजीशन टू तक लेकर आए हैं, जिससे
अब पोजीशन 2 से जब वो आप अप्लाइड फोर्स हटाएंगे ना, इस अप्लाइड फोर्स ने क्या प्रोड्यूस किया, इसके अंदर डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस की, इसकी लेंथ चेंज हुई ना, हमने अप्लाइड फोर्स लगाई, अप्लाइड फोर्स ने इसकी लेंथ को चेंज कर लिया। यही हमने कहा कि अप्लाइड फोर्स ने इसमें डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर दी है। अब बच्चों जब हम इस अप्लाइड फोर्स को यहाँ से हटाते हैं, तो याद रखें कि एज ए रिएक्शन जो हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं ना एक्सटर्नली, उसके रिएक्शन के तौर पर इसमें एक इंटरनल एज ए रेजिस्टेंस टू द अप्लाइड फोर्स एक इंटरनली स्ट्रेस जो है वो डेवलप होता है। यानी इसको आप कह सकते हैं कि एक तरह का रीस्टोरिंग स्ट्रेस होता है, जिसको दोबारा से ये इस्तेमाल करके क्या करता है कि अपनी वापस ओरिजिनल शेप या पोजीशन को वापस गेन करने की कोशिश करता है। आई होप सो कि आपको मेरा पॉइंट जो है वो ग्रैब हो गया होगा। अब इस पॉइंट को मैं एज ए समरी आपके सामने वापस बयान कर लेता हूँ कि हमने इस रबड़ को पॉइंट 1 से एक अप्लाइड फोर्स लगा के खींच के पॉइंट 2 तक लेकर आ गए। यानी हमने अप्लाइड फोर्स से इस रबड़ में डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस की, इसकी लेंथ को चेंज करके। पोजीशन 2 पे जब मैं अप्लाइड फोर्स को हटाऊंगा, तो ये रबड़ वापस अपनी पोजीशन को रीगेन करेगा। इस पोजीशन को रीगेन करने के लिए इसको एज ए रिएक्शन मैंने जो एक्शन के तौर पर एक्सटर्नली स्ट्रेस अप्लाई किया, तो इस एक्सटर्नल स्ट्रेस की वजह से इसमें जो है वो एक इंटरनल स्ट्रेस जो है वो डेवलप हो गया, जिसको इस्तेमाल करते हुए ये पोजीशन 2 से वापस पोजीशन 1 पर आया है। बच्चों इसको भी बेसिकली हम स्ट्रेस ही कहते हैं, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट में अप्लाइड फोर्स के नतीजे में पैदा होता है। बात समझ में आ गई? इसलिए जब यानी ये आप डेफिनेशन जब देखेंगे ना बुक पे, तो आपको हो सकता है ये कंफ्यूज करें कि द इंटरनल रेजिस्टेंस offered by the body to resist deformation is equivalent to a quantity called stress। तो आई होप कि ये डेफिनेशन अब आपको क्लियर हो रही होगी कि अप्लाइड फोर्स तो इसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो इंटरनल स्ट्रेस है ना, ये किस चीज़ के अगेंस्ट रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, कि इंटरनल स्ट्रेस ही इस चीज़ की अगेंस्ट रेजिस्टेंस करता है कि इसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस ना हो। देखिए ना, रबड़ को हम जितना ज़्यादा खींचते जाते हैं ना, उतनी ज़्यादा हमें और फोर्स चाहिए होती है उसको खींचने के लिए। अगर अच्छा खासा कोई अच्छे मटेरियल का रबड़ है, जितना आप उसको खींचेंगे ना, आपको और ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी उसको खींचने के लिए। इसका मतलब समझते हैं कि ऐसा क्यों है? इसका मतलब ये है कि जितना आप एक्सटर्नल फोर्स उसको डिफॉर्म करने की कोशिश करते जा रहे हैं ना, उतना उसमें इंटरनल स्ट्रेस भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता जा रहा है एज ए रिएक्शन, ताकि वो रेजिस्ट कर सके कि उसकी शेप में चेंज, उसकी लेंथ में चेंज ना आए, यानी वो डिफॉर्म ना हो। तो होप्स हो कि ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि ऑब्जेक्ट में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, किसके अगेंस्ट, टू रेजिस्ट अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। बाहर वाला स्ट्रेस और अंदर वाला स्ट्रेस बात एक ही है, सिर्फ ये है कि एक अप्लाइड स्ट्रेस है जो कि डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है, और एक इंटरनल स्ट्रेस है जो कि उस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट रेजिस्ट करता है। होप्स हो कि ये नुक्ता आपको क्लियर होगा। अब आसान सी बातें कि इसकी जो यूनिट है वो आपके पास होती है जी फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की यूनिट जो है वो हमारे पास न्यूटन, एरिया की मीटर, तो न्यूटन मीटर्स के एरिया पास्कल, क्योंकि हम प्रेशर की भी यही डेफिनेशन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। यहीं से आप एज एन असाइनमेंट इसकी डायमेंशन कैलकुलेट कर लें, ताकि आपको डायमेंशन वाला टॉपिक रिपीट हो जाए। वरना जस्ट सिंपल याद रखिएगा, ml/2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। नाउ बच्चों, डिपेंडिंग अपॉन दी फोर्स, क्योंकि हमने कहा कि अप्लाइड एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करके हम ऑब्जेक्ट की लेंथ भी चेंज कर सकते हैं, शेप भी चेंज कर सकते हैं, और वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं। तो ऑन द बिहाफ ऑफ फोर्स, कि वो फोर्स क्या चीज़ चेंज कर रही है ऑब्जेक्ट में, हमारे पास जो स्ट्रेस है, चूँकि स्ट्रेस को डिफाइन करने वाली क्या चीज़ है? फोर्स। स्ट्रेस किस चीज़ से डिफाइन हो रहा है? फोर्स से। तो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स आपके पास स्ट्रेस कितने टाइप के होंगे? देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस: टेंसाइल, शेयर एंड वॉल्यूम। आसान आसान सी बातें कि टेंसाइल स्ट्रेस ऐसा स्ट्रेस, यानी ऐसी फोर्स पर यूनिट एरिया जो कि ऑब्जेक्ट की लेंथ को चेंज करे, उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। जो ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करे उसको हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। और जो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को चेंज करे उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे लिखा हुआ है वन डायमेंशनल। क्योंकि जब भी लेंथ चेंज होगी ना, तो वो या तो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी, या वाई एक्सिस या जी एक्सिस के अलॉन्ग होगी। तो यानी जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट में लीनियर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करें, यानी आसान अल्फाज में याद रखें कि जब उसकी हम लेंथ को चेंज करें, तो उसके लिए होती है टेंसाइल स्ट्रेस, शेप के लिए होती है शेयर स्ट्रेस, और वॉल्यूम यानी जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को दबाएं, कंप्रेस करें, तो उससे उसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो ऐसा स्ट्रेस जो कि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज करे, वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहलाता है। बच्चों,
हमारे पास ये तो जो टाइप ऑफ स्ट्रेसेस थी ना, ये थी ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस। अमूमन आपके पास जो स्ट्रेस हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 5 तरह के। यानी स्ट्रेस, फोर्स लगने से हम चीज़ को कंप्रेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, फोर्स लगने से जो है वो हम ऑब्जेक्ट में टेंशन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फोर्स से हम शेयर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, टॉर्शन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और बेंडिंग भी कर सकते हैं। अब कैसे? ये फिगर देखें कि ये एरो और ये एरो, ऊपर से आप फोर्स एक ऊपर से नीचे की जानिब और एक नीचे से ऊपर की जानिब अप्लाई करें, दिस इज़ कंप्रेशन। आप नीचे से भी जो है वो जैसे एक स्ट्रिंग को दोनों सिरों को आप खींचना शुरू कर दें तो उसमें आप टेंशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये क्या चीज़ है जी? शेयर। शेयर का मतलब क्या है कि आपने जस्ट शेप चेंज करनी है। इसको अगर यहाँ से समझ नहीं आ रही, मैं आपको इधर से समझाता हूँ। देखें, जैसे ये मेरे पास एक बॉक्स है। अब बॉक्स को हमने फोर्स इस डायरेक्शन में, इसका नीचे वाले एंड जो है वो मैंने बिल्कुल फिक्स रखा हुआ है। ऊपर से मैंने थोड़ी सी फोर्स अप्लाई की जिससे टेढ़ा हो गया, यानी इससे इसकी शेप चेंज हुई है। ना तो लेंथ में कोई चेंज आ रही है, ना वॉल्यूम में कोई चेंज आ रही है, बल्कि इससे इसकी जस्ट शेप में चेंज आ रही है। तो ऐसे स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं? शेयर। यानी जो कि शेप को चेंज करे। टॉर्शन यानी आप ट्विस्ट कर लें, जैसे कपड़ा निचोड़ रहे होते हैं ना, तो उसको हम क्या करते हैं? ट्विस्ट करते हैं। या दो वायर्स को आपस में आप जब जॉइंट करना चाहते हैं तो ट्विस्ट करते हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाती है? टॉर्शन। और बेंडिंग क्या है? जैसे आपके पास एक स्टील का स्केल हो तो उसको आप बेंड कर लें, दरमियान से बेंड करना चाहिए, या एक स्ट्रेट वायर को दरमियान से बेंड कर लें, तो ये भी आपके पास क्या है? एक तरह का स्ट्रेस है। यानी स्ट्रेस आपके पास कंप्रेस भी कर सकता है, टेंशन भी प्रोड्यूस कर सकता है, शेयर भी प्रोड्यूस कर सकता है, टॉर्शन भी और बेंडिंग भी। होप्स हो कि ये पॉइंट्स आपको ग्रैब हो गए होंगे। नाउ बच्चों, आपको याद होगा कि फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बोला था कि दो नुक्ते आपने याद रखने हैं, एक है फोर्स और दूसरी है डीफॉर्मेशन। फोर्स की बात हमने डिटेल से कर ली कि फोर्स एक्चुअली क्या चीज़ डिफाइन करती है। फोर्स एक्चुअली स्ट्रेस को डिफाइन करती है। बात समझ में आ गई कि हमने स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए वो जो दो नुक्ते हमने अपने पास रखे थे ज़रूरी, एक फोर्स और दूसरी डीफॉर्मेशन, उसमें से फोर्स किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए। और याद रखें कि उसमें जो डीफॉर्मेशन है, उसको डिफाइन करने के लिए जो क्वांटिटी हम इस्तेमाल करते हैं वो कहलाती है स्ट्रेन। यानी उस डीफॉर्मेशन लाने के लिए जो हमने फोर्स अप्लाई की, उसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कहलाती है स्ट्रेस। और स्ट्रेस के नतीजे में जो डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई, उसको जब हम क्वांटिटेटिव वे में मेजर करते हैं तो दिस इज नाउन एज स्ट्रेन। दैट इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ डीफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। मैथमेटिकली आप देखें तो स्ट्रेन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बच्चों याद रखिएगा कि स्ट्रेन बेसिकली हमारे पास रेशो होती है दो सेम क्वांटिटीज़ की। यानी किसी भी स्ट्रेन को फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखते हैं कि ये एक तरह की रेशो है, किसमें? चेंज इन सम पैरामीटर्स। यानी ऑब्जेक्ट की अगर लेंथ चेंज हो रही है तो आप लेंथ ले लें, शेप या वॉल्यूम चेंज हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है उसकी रेशो, यानी उसको डिवाइड कर लें आप टू द एक्चुअल पैरामीटर, यानी उसकी एक्चुअल लेंथ, शेप या वॉल्यूम से। यानी आसान अल्फाज में समझें तो स्ट्रेन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ और चेंज इन शेप और चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ और ओरिजिनल शेप और ओरिजिनल वॉल्यूम। बात समझ में आ गई? हमारे पास जो स्ट्रेन है, चूंकि वो दो सेम क्वांटिटीज़ की यूनिट है, तो दो सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो है, तो देयरफॉर इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगी। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेंस। तो अगर हमारे पास स्ट्रेस तीन तरह के हैं तो इसका मतलब फिर हम उन स्ट्रेसेस के मुकाबले नतीजे में हमारे पास तीन तरह की डिफॉर्मेशंस भी आएंगी। यानी हमारे पास जो स्ट्रेसेस हैं उसके बिहाफ पे स्ट्रेंस भी कितनी तरह के होंगे? तीन तरह के। टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, आसान आसान सी बातें हैं। तो देखें, टेंसाइल स्ट्रेन, स्ट्रेन हमने क्या कहा? या तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, या चेंज इन शेप डिवाइडेड बाय ओरिजिनल शेप। सबसे पहले हम देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेन क्या होगा। तो आसान सी बात भाई, कि जो हमारे पास चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ है, दिस इज नाउन एज टेंसाइल स्ट्रेन। चेंज इन शेप डिवाइडेड बाय ओरिजिनल शेप हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा शेयर स्ट्रेन। और हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये मेरे पास क्या आ जाएगा? दिस विल बी द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बच्चों, अब ये तो एक आसान सी बात है कि अगर हम बात कर लें टेंसाइल स्ट्रेन की, तो फ़र्ज़ कर लें कि जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में आप देख लें, इस फिगर में, कि सबसे पहले हमने क्या किया कि ये हमारे पास एक पहले एक सिलेंडर मौजूद है, इसको मैंने कंप्रेस कर लिया। ओरिजिनली ये जो डॉटेड लाइंस हैं इसकी टोटल लेंथ इतनी थी। इस पे मैंने एक फोर्स अप्लाई की।
फोर्स अप्लाई करने से इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी सी डिक्रीज़ हो गई। ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, पहले इसका ये जो अपर एंड है ये यहाँ तक था, ये फोर्स अप्लाई करने से थोड़ा सा नीचे दब गया है। तो ये जो मेरे पास चेंज इन लेंथ आई डिवाइडेड बाय इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ओरिजिनल लेंथ थी, इसको मैं क्या बोलूँगा, ये मेरे पास है क्या चीज़, दिस इज़ ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। नाउ व्हाट इज़ शेयर स्ट्रेन। अब शेयर स्ट्रेन की बात थोड़ी सी समझने वाली है। देखें, ये जो बॉक्स है ना हमारे पास, बात को गौर से समझिएगा। ये हमारे पास है बॉक्स, इसकी नीचे वाली जो जगह है ये मैंने फिक्स रख ली, यानी नीचे वाली साइड इसकी फिक्स पड़ी हुई है। ऊपर वाली साइड पे मैंने इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई की जिससे ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है। अब इसका ये वाला जो सिरा था ना, मैं एक डॉटेड लाइन से अगर आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, देखें ये पहले कुछ इस अंदाज में मौजूद हुआ होगा, यूँ ऐसे बॉक्स पड़ा हुआ होगा। ठीक है। हमने क्या किया, इस पे फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से ये थोड़ा सा हो गया टेढ़ा। इसका ये वाला जो कॉर्नर है ना, ये पहले कहाँ पे मौजूद था, ये पहले कहीं यहाँ पे मौजूद हुआ हुआ होगा। ठीक है। ये पहले कुछ ऐसे पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ऐसे सीधा। हमने इस पे फोर्स अप्लाई की, इसका ये वाला जो कॉर्नर है ये यहाँ से खिसक के यहाँ तक चला गया है। तो ये जो इसका जो इसकी ये जो साइड है, इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करके जो यहाँ तक आई है, इसकी पोजीशन में चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स से। जबकि इसकी इस पोजीशन से लेकर इसकी नीचे बॉटम तक की जो पोजीशन है या जो हाइट है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। क्या वाई चेंज हुई है? नो। इसकी जब ये वाली साइड इस जगह पे मौजूद थी ना, तब भी ये बॉटम से इतनी ही हाइट पे मौजूद थी। और जब भी इसको हमने इस जगह पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर ली, तो ये साइड इसकी जब चेंज खिसक के ना यहाँ से इधर चली गई है, अब भी ये इस पोजीशन से बॉटम से इतनी ही हाइट पे मौजूद है। आप लोग देख सकते हैं कि ये हाइट और ये हाइट आपके पास एक ही है। तो ये वाली हाइट रहती है फिक्स्ड, जबकि ये वाली साइड इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है, पहले यहाँ थी, इससे इतने फासले पे ये आगे की जानिब खिसक चुकी है। तो बच्चों, ये जो साइड अपनी जितनी डिस्टेंस पे ये यहाँ से खिसक के स्लाइड करके आगे जाती है ना, ये डिवाइडेड बाय जो इसकी फिक्स रेशो है, फिक्स साइड है, इसकी जो रेशो है, इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेन। यानी जिस तरह से यहाँ पे हम कहते हैं ना चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड फेस। कि इसका ये जो हिस्सा है, जो फेस इसका शेयर्ड हुआ, यानी जो आगे की जानिब खिसक के आगे गया, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड फेस। इसका ये वाला जो फेस है ये फिक्स ही रहा, ये इसकी हाइट चेंज नहीं हुई है। इसकी रेशो को हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। अब आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो एक तो हम फार्मूला लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई। यही चीज़ जो है वो आपके पास टेन थीटा के भी इक्वल होती है। टेन थीटा के इक्वल कैसे होती है, देखें, हमारे पास ये दरमियान में अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये वाली बात समझ में आ रही है। इसको मैं अगर इधर साइड पे बनाऊं ना, तो ये यूं आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। यहाँ पे आपके पास एंगल मौजूद है थीटा, यहाँ पे एंगल आपके पास मौजूद है जी, दिस एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री। बच्चों, जो हमारे पास स्टैंडर्ड ट्राइंगल होती है ना, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पे थीटा होता है। थीटा के सामने हमेशा कौन सी साइड होती है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के साथ साथ के अपोजिट कौन सी साइड होती है, हाइपोटेनियस। और ये कौन सी साइड होगी, दिस इज योर बेस। बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे इसका मतलब ये थीटा के सामने 90 डिग्री के सामने आपके पास कौन सी साइड होगी, ये इसकी हाइपोटेनियस। थीटा के सामने आपके पास क्या मौजूद होगा जी, ये आपका परपेंडिकुलर आ गया। और ये आपकी क्या बनेगी, ये आपकी बन जाएगी बेस। बात समझ में आ गई। यहाँ से मैं अगर टेन थीटा लूँ इस ट्राइंगल से, तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है जी, टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। हाँ जी, परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा एक्स। बेस क्या है आपके पास, ये वाली देखें डेल्टा वाई, ये आपके पास है आपकी परपेंडिकुलर, ये वाई आपके पास है बेस, तो डेल्टा एक्स ओवर वाई। तो देयर फोर हम लोग जो है वो डेल्टा एक्स ओवर वाई को क्या भी लिख सकते हैं, टेन थीटा भी लिख सकते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यूँ आपके पास जो स्ट्रेन्स हैं उनकी भी कितनी टाइप्स हैं जी, तीन टाइप्स हैं, टेंसाइल स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला हो जाएगा डेल्टा एल ओवर एल, शेयर स्ट्रेन का हो जाएगा डेल्टा एक्स ओवर वाई, या इसको हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं। ईटा के सिंबल से, सॉरी एप्सिलॉन के सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और वॉल्यूम का सिंबल, वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, डेल्टा वी ओवर वी।
आपकी बुक वाले ने जो है वो यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन भी लगाया हुआ है। नेगेटिव का साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द डिक्रीज इन वॉल्यूम। होप सो कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। सो our next step is to discuss the moduli of elasticity। बच्चों सिंपल सी बात कि इलास्टिसिटी क्या होती है और प्लास्टिसिटी क्या होती है, सबसे पहले तो मैं ये दो टर्म्स क्लियर करना चाहूँगा। बच्चों हमारे पास वो ऑब्जेक्ट्स जिन पे आप जब फोर्स अप्लाई करें ना, तो वो फोर्स जब आप वापस हटाएं तो वो अपने आप की जो शेप है उसको अगर वो रीगेन कर सकते हों, तो ऐसे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि वो इलास्टिसिटी है उनके पास। और ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं इलास्टिक बॉडीज़ या इलास्टिक मटेरियल्स। जबकि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिन पे फोर्स अप्लाई करें हम और वो फोर्स वापस रिमूव कर लें और उसके बाद वो अपनी शेप को रीगेन ना कर सकें, तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल्स। और ऐसी उनकी करेक्टर को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ये तो होगी दो सिंपल सी डेफिनेशंस। बच्चों व्हाट इज़ मीन बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक मॉडुलस। तो फॉर द सॉलिड्स हमारे पास जो स्ट्रेस टू स्ट्रेन की रेशो है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक मॉडुलस। यानी जो हमने पीछे पढ़ा स्ट्रेस विच इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो हमने पढ़ा स्ट्रेन यानी चेंज इन सम पैरामीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पैरामीटर विच कैन बी लेंथ, शेप और वॉल्यूम। इस स्ट्रेस टू स्ट्रेन की रेशो को हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास है इलास्टिक मॉडुलस। बच्चों देखें, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता बताने जा रहा हूँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इलास्टिक मॉडुलस की यूनिट क्या होगी और इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो आप क्या आंसर करेंगे। अमूमन हम मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए। तो स्ट्रेस की जो यूनिट है वो आपने क्या पढ़ी, पास्कल, या आपने पढ़ी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डिवाइडेड बाय स्ट्रेस की क्या यूनिट है, कोई यूनिट नहीं है। इसका मतलब जो यूनिट आपके पास स्ट्रेस की होती है वही आपके पास इलास्टिक मॉडुलस की भी होती है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि कहीं पे ये एमसीक्यू आ सकता है कि विच पेयर ऑफ द क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट्स। तो उसमें अगर कहीं पे स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा। स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की सेम यूनिट और सेम डायमेंशन होती है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। हाँ भाई, हम इलास्टिक मॉडुलस को कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन से। कितने टाइप के स्ट्रेस हैं, तीन। कितने स्ट्रेन हैं, तीन। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कितने होंगे, तीन। तो यस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बच्चों नेम एज यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। सिंपल सी बात, व्हाट इज मीन बाय यंग्स मॉडुलस। बच्चों जो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस है डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेस जो अपना टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है, इसकी जो रेशो है हमारे पास वो क्या कहलाती है, यंग्स मॉडुलस। तो टेंसाइल स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला डेल्टा एल ओवर एल। तो इसको हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल्स टू एफ एल ओवर ए वाई। ये मैंने कैसे लिखा, बाज़ बच्चों को यूँ समझ नहीं आती। तो देखें हमारे पास है फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल ओवर एल। मैथमेटिकली आप लोग जानते हैं कि अगर डिवीजन के साइन को मैं मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट कर लूँ, तो ये वाली जो रेशो है ये उल्टी लिखी जाती है, एल ओवर डेल्टा एल। तो ये क्या बन जाएगा, एफ एल मल्टीप्लाई बाई ए डेल्टा एल। तो इसको सिंपली आप यूँ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। इसी तरह से शेयर मॉडुलस क्या होगा। शेयर मॉडुलस क्या है जी आपके पास, कि जो शेयर स्ट्रेस जो अपना शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है, तो द रेशो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन इज कॉल्ड शेयर मॉडुलस। फोर्स पर यूनिट एरिया जितने भी टाइप के स्ट्रेसेस हैं, होते तो सारे के सारे फोर्स पर यूनिट एरिया ही है ना। क्योंकि सिर्फ फोर्स क्या करेगी, या तो लेंथ चेंज करेगी या वॉल्यूम या शेप होगी, वो बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जितने भी टाइप के स्ट्रेसेस हैं उनकी यूनिट भी सेम होती है, उनका फार्मूला भी सेम है, उनकी यूनिट और उनकी डायमेंशन सेम है, ये भी याद रखिएगा। तो शेयर मॉडुलस क्या हो गया आपके पास, शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन, एफ ओवर ए डिवाइडेड बाय, हमने फार्मूला पढ़ा था, डेल्टा एक्स ओवर वाई। इसको हम लिख सकते हैं जैसे अभी मैंने पीछे आपको कैलकुलेट करके बताया, तो एफ वाई ओवर ए डेल्टा एक्स भी लिखा जा सकता है, या डेल्टा एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स ओवर वाई को हमने किसके इक्वल भी लिखा था, टेन थीटा के। तो ये जो आपके पास एरिया है ये डिवीजन में आके इसके साथ भी मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है। तो इसके दो फार्मूले बनते हैं, शेयर स्ट्रेन यानी एस इज इक्वल टू एफ ओवर ए टेन थीटा, या एफ वाई ओवर ए डेल्टा एक्स। आप इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं। इसमें ये जो एंगल था, जितने एंगल के ऊपर ये शेयर होता है, यानी
इसका ये वाली जो साइड है ये डिस्प्लेस होते हुए फिक्स्ड साइड से जितना एंगल बनाती है इसको हम बोलते हैं शेयर एंगल। होप सो कि शेयर मॉडुलस आपको क्लियर होगा। एंड नाउ द लास्ट वन इज बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या है कि जब भी आपके पास थ्री डायमेंशनल, क्योंकि वॉल्यूम में देखें एक्स एक्सिस भी आती है, वाई एक्सिस भी और जी एक्सिस भी, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो जब भी आपके पास थ्री डायमेंशनल डिफॉर्मेशन आए ना, तो आप जिस रेशो का इस्तेमाल करते हैं टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एफ ओवर ए इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर वी, जिसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ वी ओवर ए डेल्टा वी। फिर नेगेटिव साइन, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये डिक्रीज इन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन याद रखिएगा कि बल्क मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो होप्स हो कि ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर होंगी कि क्या है जी आपके पास। हमने स्टार्ट लिया था डिफॉर्मेशन इन द सॉलिड से। इम्पोर्टेंट नुकता हमने उठाया था कि ऑब्जेक्ट्स में फोर्स लगाने से जो उनकी शेप साइज या वॉल्यूम में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। फोर्स को एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेसेस आपके पास डिपेंडिंग अपॉन दी फोर्स दो तरह के हैं। वो स्ट्रेस जो लेंथ चेंज करे टेंसाइल, वो जो शेप चेंज करे तो शेयर, और वो जो वॉल्यूम चेंज करे वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इसी तरह से हमारे पास वो फोर्स जो डिफॉर्मेशन लेकर आती है, डिफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने वाली क्वांटिटी कहलाती है स्ट्रेन। तो चूंकि आपके पास स्ट्रेसेस तीन तरह के हैं, तो स्ट्रेन्स भी हमारे पास होंगे तीन तरह के। टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से आने वाला जो डिफॉर्मेशन है वो कहलाएगा टेंसाइल स्ट्रेन। टेंस शेयर स्ट्रेन, स्ट्रेस की वजह से आने वाला स्ट्रेन कहलाएगा शेयर स्ट्रेन। और जो आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है उसकी वजह से आने वाला स्ट्रेन कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब इन्हीं के फिर हमने जो है वो फार्मूला ही देखे। अब फिर हमने लास्ट में डिस्कस किया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, कि जो आपके पास स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो है उसी को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो चूंकि तीन तरह के स्ट्रेसेस हैं, तीन तरह के स्ट्रेन्स हैं, तो आपके पास जो इलास्टिक मॉडुलस हैं वो भी तीन तरह के होंगे। टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की रेशो कहलाती है यंग्स मॉडुलस वाई। शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन की जो रेशो है ये कहलाती है शेयर मॉडुलस एस। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की रेशो कहलाती है बल्क मॉडुलस, यानी कि आपके पास वी। यहाँ पे शायद टाइपोग्राफिक मिस्टेक में मेरे पास ये बी के बजाय वी लिख दिया गया है, इसको काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा। तो होप्स हो ये लेक्चर आपको जो है वो इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।